नमस्कार। जनगणना 2027 को लेकर एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल अक्सर सामने आता है। ये सवाल संपत्ति और जनसंख्या की गिनती से जुड़ा है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी उलझन को एकदम स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सुलझाएंगे। तो सवाल क्या है? सबसे बड़ा और लाजमी सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा घर हैं, तो आखिर गिनती कैसे होगी? क्या उस इंसान का नाम हर उस मकान की लिस्ट में दर्ज होगा जिसका वो मालिक है, या फिर उसे सिर्फ एक ही जगह गिना जाएगा? आइए इस आधिकारिक प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे अहम नियम बिल्कुल साफ है। हर मकान अलग दर्ज होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भौतिक रूप से बनी हुई जो भी इमारत है उसे व्यक्तिगत रूप से गिना ही जाएगा। अब चाहे वो घर एकदम खाली पड़ा हो, किराए पर दिया गया हो या फिर वहां कोई बिजनेस चल रहा हो, हर एक ढांचे का अपना एक अलग रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मकान भले ही कितने भी गिने जाएं, व्यक्ति की गिनती सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी। दरअसल प्रॉपर्टी की लिस्ट बिल्कुल अलग बनती है और जनसंख्या की लिस्ट अलग। इसलिए देश की जनसंख्या में किसी भी नागरिक को केवल उसी जगह पर गिना जाता है जहां वो असल में निवास कर रहा है। अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। संपत्तियों की कुछ खास कैटेगरीज होती हैं। पहली है खाली मकान यानी वेकेंट हाउस। मान लीजिए किसी घर पर ताला लटका है, वहां कोई नहीं रहता और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सर्वे अधिकारी उस ढांचे को गिनेंगे जरूर, लेकिन रजिस्टर में उसे पूरी तरह से एक खाली मकान के तौर पर ही दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी, गैर आवासीय उपयोग या नॉन रेजिडेंशियल यूज। अगर किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल रहने के लिए नहीं बल्कि व्यावसायिक काम के लिए हो रहा हो, जैसे कि कोई दुकान है, बड़ा सा गोदाम है या फिर कोई कारखाना है, तो उसे इसी कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब संपत्ति तो गिनी जाएगी, लेकिन वहां किसी परिवार का निवास नहीं माना जाएगा। और तीसरी सबसे खास कैटेगरी है किराए के मकान। अगर कोई घर किराए पर दिया गया है तो वहां रहने वाले किराएदार को एक बिल्कुल अलग परिवार माना जाएगा। जाहिर है मकान का मालिकाना हक किसी और के पास हो सकता है, लेकिन उस घर की जो जनसंख्या होगी वो वही किराएदार परिवार ही माना जाएगा। एक व्यक्ति, 3 घर। आइए इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझें। अब मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति के पास 3 अलग-अलग मकान है। स्टेप 1, पहले मकान में वो अपने परिवार के साथ खुद रहता है। स्टेप 2, दूसरा मकान उसने किसी दूसरे परिवार को किराए पर दे दिया है। और स्टेप 3, तीसरे मकान का इस्तेमाल वो किसी तरह के बिजनेस या दुकान के लिए कर रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो का निचोड़ क्या निकला? बिल्कुल सीधा सा है। मकान अलग-अलग पर व्यक्ति केवल एक बार। जनगणना रजिस्टर में 3 बिल्कुल अलग-अलग एंट्रीज होंगी। एक घर आवासीय है, दूसरा किराए का है और तीसरा गैर आवासीय है। लेकिन जब जनसंख्या गिनने की बारी आएगी तो उस व्यक्ति को सिर्फ उसी पहले मकान में गिना जाएगा जहां वो असल में रह रहा है। है ना एकदम लॉजिकल? सही गणना, सशक्त भारत। सच कहें तो जनगणना महज कोई सरकारी डेटा कलेक्शन का काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अहम राष्ट्रीय कर्तव्य है, क्योंकि एकदम सटीक जानकारी से ही एक सशक्त और बेहतर योजना वाले राष्ट्र का निर्माण होता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार जब भी किसी मोहल्ले से गुजरें तो जरूर सोचिएगा कि ये विशाल डेटा सिस्टम हर एक ढांचे को कितनी बारीकी से समझता है और रिकॉर्ड करता है। क्या देश इस ऐतिहासिक गणना के लिए पूरी तरह से तैयार है?